और 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव तो हम करेंगे ही, और करके भारत की जो आरएसएस की रिमोट कंट्रोल से जो चलने वाली सरकार है, यानी कि जो ब्राह्मणों की सरकार है, उनको हम आगाह करने के लिए जा रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। हाँ, तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। 15 लाख बूथ होंगे, 15 लाख ईवीएम मशीन होंगे, और अगर 15 लाख महिलाएं अगर ईवीएम को फोड़ेंगी तो क्या होगा, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और जब पुलिस 15 लाख महिलाओं को घेराव अगर जेल में भरती है तो ये संदेश भी पूरा विश्व में जाएगा। तो पूरे विश्व में ये आवाज़ उठेगा कि आखिर भारत में ऐसा चल क्या रहा है कि 15 लाख महिलाओं को जेल में भरना पड़ा। जितनी भी पार्टियां, अभी पहले ये सवाल का मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, पार्टियां कौन सी है? या तो ब्राह्मणों की है या फिर ब्राह्मणों के तलवे चाटने वाली पार्टियां हैं। बहुजनों की एक भी पार्टियां नहीं है इस देश में। आज या तो पार्टी कांग्रेस की है, या तो बीजेपी की है, या फिर उनके दलालों की है। जब ईवीएम फोड़ा जाएगा तो इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या होगा, जो समाज के जो सही प्रतिनिधित्व है वो चुनकर संसद में जाएंगे और हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी समस्या कुछ हद तक तो खत्म हो सकती है ना। जी मैडम, बताइए अगला जो कार्यक्रम है अगले महीने में ये दिसंबर खत्म हो गया है, और 31 जनवरी का आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में बुलाया गया है। विश्राम साहब कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, जैसे आपने नागपुर कार्यालय का घेराव किया था। 1 लाख लोग बुलाए गए थे, 4.5 लाख के आसपास में लोग पहुँचे थे, तो वहाँ की क्या सिचुएशन होगी सर वहाँ माहौल सर बहुत ही खुशनुमा होगा, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का है। अभी हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है सरकार के विरोध में। हम उनके अन्याय सहकर, उनकी पीड़ा सहकर, अब हम पानी बोलते हैं ना, सर के ऊपर जा चुका है। तो अब हम उनकी अन्याय अत्याचार सहने वाले नहीं हैं, और 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव तो हम करेंगे ही, और करके भारत की जो आरएसएस की रिमोट कंट्रोल से जो चलने वाली सरकार है, यानी कि जो ब्राह्मणों की सरकार है, उनको हम आगाह करने के लिए जा रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्योंकि हम जो हैं भीमा कोरेगांव के रचने वाले वीर योद्धा के वंशज हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल ने तहलका मचाया था, और महिला आरक्षण बिल के ऊपर जो संगठन है कुछ और बोल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमें 50% रिजर्वेशन चाहिए। तो आपको रिजर्वेशन का कैसा रूप चाहिए? सर हमको 50 भी नहीं चाहिए और 33 भी नहीं चाहिए। बाबा साहेब ने संविधान में कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर सबको अपने हिस्से की रोटी मिलेगी तो मुद्दा वहीं पे ख़त्म हो जाता है ना। तो हमें 100% आरक्षण चाहिए। अगर देखा जाए कि आपको 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए, जाति को जनगणना भी करवा दिया जाए, और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो निकल जाए 55%, तो 55% अगर महिलाओं को घोषित कर दिया जाए तो आप संतुष्ट रहेंगी? सर महिलाओं को संतुष्ट करने का क्या है सर, हमें बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया था और हिंदू कोड बिल भी दिया था, और बाबा साहेब के संविधान हिंदू कोड बिल से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी मिले थे, लेकिन उन अधिकारों को आज तक लागू नहीं किया गया। वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। अगर वही अधिकार हमारी महिलाओं को अगर मिल जाए पूर्ण रूप से, तो हमें आज़ादी भी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं, जो बाबा साहेब ने कहा था हमें वही मिलना चाहिए बस। बाबा साहब ने महिलाओं की लगभग आधी आबादी मानी थी, और वह चाहते थे कि महिलाओं का आधा हिस्सा उनको मिले। जी तो अगर जनगणना होती है और महिलाओं की आबादी छोटी बड़ी सब कुछ मिला करके 55% अगर मिल जाती है, और 55% रिजर्वेशन आपको दे दिया जाता है, तो क्या आप संतुष्ट रहेंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं संतुष्ट तो है। कैसे चाहते हैं आप रिजर्वेशन? हम क्या चाहते हैं, इस देश में बहुजनों की पहले सरकार चाहते हैं। आज बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन वो राज्य स्तर तक सीमित है। हम अपने बहुजन हैं, यानी कि ST SC OBC और माइनॉरिटी की जो है, इनकी सरकार हम नेशनल में चाहते हैं। इसके अलावा क्या नया रूप हो सकता है? आप
आपका जो कि आप चाहें कि हम लोग रिजर्वेशन को ऐसे साकार होते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, इस देश में जो शेड्यूल कास्ट है उनकी आबादी 15% है, तो 15% महिलाओं को भी, शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं उनको उनकी आरक्षण मिल सकती है। जैसे एसटी कैटेगरी में से 7% है, 7.5% है, तो उनको भी उनके संख्या के आधार पर उनको आरक्षण मिल सकता है। और ओबीसी जो है वो 52% है, उनको भी अगर उनकी संख्या के पर अगर आधारित अगर उनको आरक्षण मिल जाता है। और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो 10.5% है, उनको भी अगर अपनी संख्या के आधार पर अगर आरक्षण मिल जाता है तो हमारी संख्या, हमारी जो समस्या है वो वहीं पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से पूना पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट होकर हमारा जो बाबा साहब ने जो सपना रखा था, जो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में जो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो पक्ष रखा था, उसको ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों ने पूना पैक्ट किया। तो ये जो 33% है का जो आरक्षण बिल आया है, तो मैं इसको आधुनिक पूना पैक्ट कहूँगी। अभी मंच से आप भाषण दे रही थी, उसमें आपने जिक्र किया है कि ईवीएम को आप लोग फोड़ने का काम करेंगे, इससे तो आप लोगों को जेल हो जाएगी। हाँ, तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। 15 लाख बूथ होंगे, 15 लाख ईवीएम मशीन होंगे, और अगर 15 लाख महिलाएं अगर ईवीएम को फोड़ेंगी तो क्या होगा, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और जब पुलिस 15 लाख महिलाओं को घेराव अगर जेल में भरती है तो ये संदेश भी पूरा विश्व में जाएगा। तो पूरे विश्व में ये आवाज़ उठेगा कि आखिर भारत में ऐसा चल क्या रहा है कि 15 लाख महिलाओं को जेल में भरना पड़ा। तो इसका जवाब कौन देगा? भारत सरकार देगा। और जब भारत सरकार देगा तो फिर सवाल उठेंगे, और ये विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। अभी चौधरी विकास पटेल जी ने ऐलान किया है कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वो काला दिवस मनाएंगे, उसको वो अमन मेश्राम जी ने समर्थन दिया हुआ है। भारत मुक्ति मोर्चा के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या लगता है ये जो उन्होंने ऐलान किया है इसका आप लोग समर्थन कर रही हैं? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ये ओबीसी के आरक्षण को ना मिलना चाहिए, इसके विरोध में इन्होंने ये राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया। जैसे ही 91 को ओबीसी की आरक्षण जाति आधारित गिनती होने वाली थी तो उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को गिराया और राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया। तो हम बिल्कुल भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब के साथ और चौधरी विकास पटेल साहब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ हैं। आप लोग चुनाव आयोग को घेरने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना है वो अभी तक ईवीएम की चुप्पी से, जितनी भी पार्टियां, अभी पहले ये सवाल का मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, पार्टियां कौन सी है? या तो ब्राह्मणों की है या फिर ब्राह्मणों के तलवे चाटने वाली पार्टियां हैं। बहुजनों की एक भी पार्टियां नहीं है इस देश में। आज या तो पार्टी कांग्रेस की है, या तो बीजेपी की है, या फिर उनके दलालों की है। नहीं, सपा और बसपा में तो बहुजनों की पार्टियां, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो सवाल आपको उनको पूछना चाहिए ना कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि मेश्राम साहब ने तो लिखित आदेश उनको पूछा था कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम ईवीएम के बारे में। ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम मुद्दा उठा रहे, मान लीजिए आप सफल हो जाती है ईवीएम हटवाने में, इसका फायदा आपको कैसे होगा? फायदा तो उन्हीं सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को होने वाला है। जब ईवीएम फोड़ा जाएगा तो इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या होगा, जो समाज के जो सही प्रतिनिधित्व है वो चुनकर संसद में जाएंगे और हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी समस्या कुछ हद तक तो खत्म हो सकती है ना। आज जितने भी पार्टियों के नेता है, या चाहे बहुजनों की क्यों ना हो, वो हमारे नहीं है, वो सिर्फ पार्टियों की है। लेकिन अभी 131 सांसद जो रिजर्वेशन से कैटेगरी से SC ST के जाते हैं वो चुन के जाते हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस के जो दल से ही चुन के जाते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि रियल रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएगा उधर? जितने भी आपने जैसे 131 का MLA का बात किया, आपने MP की बात किया सर, वो जो भी हैं सर, वो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब जो शब्द यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, ये समाज के दलाल हैं, ये समाज को बेचने का काम करते हैं। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि मणिपुर में जो कांड हुआ उसके लिए हमारे किसी भी विधायक ने, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने पता नहीं फ्लाइंग किस मारा था कि नहीं मारा था, मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र के एक मंत्री यानी रामदास अठावले ने, उन्होंने क्या कहा कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो हम इनको क्या कहें? वो हमारे नहीं हैं, वो बहुजनों के नेता तो नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।